हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, मात्र 2 हफ्ते में होने वाला था सीज फायर, यानी कि अप्रैल के मिड महीने तक में लगने वाला था युद्ध विराम। लेकिन कल जो वादा किया ईरान ने, उस पर खड़ा उतरा दोस्तों अमेरिका को रातों रात हिलाकर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप के सारे मंत्रालय की भौहें चमका दी दोस्तों। ईरान ने बहरीन में अमेजन ऑफिस पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया। जैसा कहा था वही किया ईरान ने। अब जब ट्रंप ने ऐलान किया था कि 2 हफ्ते में वॉर समाप्त हो जाएगा, इस अटैक के बाद अब ट्रंप हुए आग बबूला और ऐसी बात कह दी कि आपको बताएंगे ये वॉर 2 हफ्ते नहीं दोस्तों, इतने दिनों में भी समाप्त नहीं होने वाला। बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खबर आपको बताने वाले हैं, बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी, जहां बड़े बड़े सर्वे बता रहे थे कि हार मानकर भी युद्ध खत्म करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ऐसा लगता है कि ईरान ट्रंप से माफी मंगवा कर ही रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ इतना ही नहीं, उधर आपको बताएंगे ईरान में सत्ता का हुआ बहुत बड़ा उलटफेर। राष्ट्रपति के साथ मतभेद के बीच बताएंगे इस एजेंसी ने संभाली कमान। युद्ध के समय में इसकी राष्ट्रपति से भी ज्यादा वैल्यू कर दी गई है दोस्तों। तेहरान में सैन्य तख्ता उलट की बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आतंकी हाफिज सईद के बेटे से हाथ मिलाते दिखे हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी नेता, जिसने भारत को भी चौंका दिया कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के तार आतंकवादियों से जुड़े हैं दोस्तों। उधर ईरान युद्ध में मात खाया अमेरिका, तो गहरी हुई भारत रशिया की और दोस्ती। बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत को तैयार हैं व्लादिमीर पुतिन, क्या है जानकारी। साथ ही साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने खुद भरा फॉर्म डिजिटल जनगणना को लेकर बड़ी जानकारी। आप भी दोस्तों घर पर बैठे कैसे पूरी कर सकते हैं इस प्रक्रिया को, कैसे डिजिटल जनगणना में ले सकते हैं भागीदारी, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी बताएंगे। बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट्स बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, युद्ध के समय में भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। तब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां रातों रात ईरान ने बहरीन में अमेजन ऑफिस पर कर दिया बड़ा अटैक। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल भी निशाने पर। जी हां दोस्तों, बहरीन में इस डेटा सेंटर को उड़ा दिया ईरान ने। बता दें, अपना किया वादा पूरा कर दिया ईरान ने। मध्यपुर में जारी संघर्ष के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेजन वेब सर्विस यानी AWS के डेटा सेंटर पर हमला कर दिया, जिससे इस महत्वपूर्ण टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सेंटर पर डायरेक्ट हमला नहीं हुआ, बल्कि आसपास के ड्रोन या मिसाइल स्ट्राइक से इस पर असर पड़ा है दोस्तों, जिससे डेटा सेंटर के कुछ हिस्सों को नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक अमेजन की ओर से डिटेल्ड आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पहले भी कंपनी ने स्वीकार किया था कि इस क्षेत्र में उसके डेटा सेंटर ड्रोन हमलों से प्रभावित हुए हैं दोस्तों। आपको बता दें, ये अटैक तब हुआ है जब अभी हाल ही में ईरान ने कहा था कि हम अमेरिका के जितनी भी टेक कंपनियां हैं और सुरक्षा से जुड़ी कंपनियां हैं, उन सब को हमले में उड़ा दिया जाएगा। और वही हुआ दोस्तों। ठीक एक दिन बाद बहरीन में अमेजन के क्लाउड बिजनेस को तगड़ा नुकसान पहुंचा दिया दोस्तों। अब ऐसे में जहां डोनाल्ड ट्रंप ने चिल्ला चिल्ला कर ये कह दिया था कि अप्रैल के मध्य तक में, यानी 2 हफ्तों के भीतर ये युद्ध समाप्त होने वाला है, ऐसे में ईरान का ये अटैक कर देना बहुत बड़े सवाल खड़े कर दे रहा है कि क्या सच में अप्रैल में युद्ध खत्म हो जाएगा, क्या युद्ध का दी एंड हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अटैक से पहले दोस्तों बड़ा अपडेट दिया था। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान छोड़ देगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगले 2 या 3 हफ्ते में ये युद्ध समाप्त हो सकता है। अगर ट्रंप का कहना सच भी हो जाता है तो भी दुनिया पर इस युद्ध का गहरा असर रहने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से ईरान दोस्तों पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा और लगातार बात के मुहाने पर पहुंचे ट्रंप की भी सुनता नहीं दिखाई दे रहा, और अब अमेजन वेब सर्विस के ऑफिस पर जो अटैक किया है दोस्तों, कहीं ना कहीं अमेरिका को हिलाकर रख दिया दोस्तों। अमेरिका को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि हम जो चुनौती देते हैं उसे पूरा करते हैं। अब ऐसे में अगर अमेरिका और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां युद्ध विराम लागू करती हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात ट्रंप के सुपर पावर देश के राष्ट्रपति होने पर हो जाएगा कि ईरान जैसा देश अमेरिका को खुल्लम खुल्ला चैलेंज भी दे रहा है और उस चैलेंज में कामयाब भी हो जा रहा है दोस्तों। हालांकि युद्ध विराम बहुत जरूरी है। अगर हम अपने भारत के लेवल पर सोचें तो युद्ध विराम बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इस युद्ध के कारण जो है वो ईरान
नुकसान इजराइल और अमेरिका को ही नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। इस जंग का सबसे गहरा असर कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ा है। ईरान ने युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जिससे कई देशों में तेल की कीमतें बेहिसाब बढ़ गई है। अगर अगले 2 या 3 हफ्तों में यह जंग समाप्त भी हो जाए तो भी स्थिति सामान्य जल्दी नहीं होने वाली दोस्तों, इसमें लंबा समय लगने वाला है। आपको बता दें यहाँ तक कि अब अमेरिकी भी सर्वे में कह रहे हैं कि भैया हम हार गए हैं, हार मानकर भी इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप हमारे राष्ट्रपति या कृपया करके हमारी बात मान ले। यानी 66% अमेरिकी लोगों ने कहा है कि हम हार मानकर भी युद्ध खत्म करना चाहते हैं। ईरान के साथ हम जंग में उब गए हैं, कृपया करके हमारी बात मान लो डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ संघर्ष विराम के लिए बेचैन तो हैं। उनके बेचैनी के पीछे सिर्फ एक ही कारण नहीं है दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। डिफेंस सिस्टम का नुकसान, अमेरिकी सैनिकों की मौत, अमेरिकी जनता का डोनाल्ड ट्रंप के गर्दन पर बैठना, ट्रंप का इस्तीफा मांगना, लगातार हर तरीके से ट्रंप घिर चुके हैं। वे लगातार ईरान पर सीज फायर का दबाव बना रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बुधवार को ही सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी बात की। ट्रंप के इस बेचैनी का कारण अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर बढ़ता विरोध सबसे बड़ी वजह है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया, हाल के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि अमेरिकी नागरिक ईरान पर अमेरिकी हमले के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। राइटर्स की बात करें या एप्सॉस की बात करें, उनके एक पोल में पाया गया है कि 2/3 अमेरिकियों का मानना है कि अमेरिका को ईरान युद्ध में अपनी भागीदारी जल्दी खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए, भले ही इसका मतलब ये हो कि ट्रंप प्रशासन द्वारा तय किए गए लक्ष्य पूरे ना हो सके हों। बेशक हम हार गए हों, लेकिन ये युद्ध खत्म होना चाहिए। शुक्रवार से रविवार के बीच किए गए इस पोल में लगभग 66% जवाब देने वालों ने ईरान युद्ध को लेकर खत्म करने की बात कही है। वहीं 27% अमेरिकियों ने कहा है कि अमेरिका को ईरान में अपने सभी लक्ष्य हासिल करने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन 66% बोले तो मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप का गला दबा रहे हैं दोस्तों कि भैया जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म कर, हम इस बेमतलब के युद्ध को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इससे महंगाई बढ़ी है और पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। कौन कौन चाहता कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। देखते हैं क्या है आपकी इस पर राय। लेकिन एक चीज तो है, ईरान ने धूल चटा दी अमेरिका को। तो वहीं आपको बता दें, ईरान में सत्ता का बहुत बड़ा उलटफेर राष्ट्रपति के साथ मतभेद के बीच अब आईआरजीसी ने संभाली कमान। दोस्तों, ईरान में आईआरजीसी के हाथों में असली सत्ता। मौजूदा खामनेई ताजपोशी के बाद से गायब। तेहरान में सैन्य तख्ता पलट की बड़ी जानकारी बता दें, ईरान में इस समय सत्ता को लेकर बहुत बड़ा राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है। ताजा रिपोर्ट्स की बात करें तो इसके मुताबिक देश की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने शासन की कमान अपने हाथ में ले ली है और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की भूमिका काफी हद तक सीमित हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में चल रहे इंटरनल सत्ता संघर्ष और युद्ध जैसे हालातों के बीच आईआरजीसी ने कई अहम सरकारी फैसलों पर कंट्रोल कर लिया है। यहां तक कि राष्ट्रपति ने जो नियुक्तियां की है उन फैसलों को भी रोका जा रहा है दोस्तों। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हालात इसलिए भी बने क्योंकि देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नामित मौजूदा खामेनेई सार्वजनिक तौर से सामने नहीं आ रहे हैं। उनकी हालत और लोकेशन को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद से ईरान में बड़ा ही खालीपन सा पैदा हो चुका है, जिसके बाद मौजूदा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित किया गया। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी ने सत्ता संतुलन को और ज्यादा जटिल बना दिया। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए आईआरजीसी ने देश की सुरक्षा, प्रशासन और नीति से जुड़े अहम क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई मामलों में सेना सीधे तौर पर सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पेजेश्कियान को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उनकी शक्तियां लगभग खत्म कर दी गई हैं और वे अब केवल नाम मात्र के राष्ट्रपति नेता बनकर रह गए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ये स्थिति ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है, जहां चुनी हुई सरकार के बजाय सैन्य ताकत का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जो कि एक तरह से तानाशाही देश की ओर जाता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? लेकिन ईरान में वाकई में सत्ता का बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। आईआरजीसी ने पूरे ईरान की कमान संभाल लिया दोस्तों और राष्ट्रपति की वैल्यू को जीरो कर दिया है। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। क्या अब मौजूदा खामेनेई को सामने आना ही पड़ेगा ईरान को तानाशाही से बचाने के लिए? ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। उधर आपको बता दें, बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खबर।
आतंकी हाफिज सईद के बेटे से हाथ मिलाते दिखाई दिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी नेता, जिसने हर किसी को दिया चौंका बताते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी सहयोगी बोले तो राणा सनाउल्लाह और आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये तस्वीर फैसलाबाद में हुई एक शादी समारोह की है, जिसमें राणा सनाउल्लाह और तलहा सईद एक दूसरे से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात की सही तारीख की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हाफिज सईद को 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। उस पर भारत, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। उसका बेटा तलहा सईद भी भारत द्वारा यूएपीए कानून के तहत आतंकी घोषित किया जा चुका है। हाफिज सईद इस समय पाकिस्तान में सजा काट रहा है, लेकिन समय समय पर उसके खुलेआम घूमने की खबरें भी सामने आती रहती हैं। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के किसी नेता का नाम ऐसे विवाद में जुड़ा हो। पिछले साल पंजाब के कसूर में भी हुए एक कार्यक्रम में कई पाकिस्तानी मंत्री आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों के साथ मंच साझा करते दिखाई दिए थे। दोस्तों, इस खबर को बताने के पीछे हमारा मकसद यही है कि ये खबर या ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में आई एक अमेरिकी रिपोर्ट ने कहा था कि पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन आज भी सक्रिय हैं और उन्हें पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो उधर आपको बता दें, ईरान युद्ध में मात खाया अमेरिका तो गहरी हुई भारत रूस की दोस्ती। प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत को तैयार है मॉस्को यानी व्लादिमीर पुतिन। बता दें, भारत रशिया के बीच रिश्तों को लेकर अटकलें तब लगने लगी थी जब भारत ने रशिया से तेल की खरीद कम कर दी थी। हालांकि तभी रूस का यही कहना था कि भारत अपनी नीतियों को लेकर स्वतंत्र है और जिससे चाहे उससे तेल लेगा। एक बार फिर से रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने दोहरा दिया कि रशिया भारत के तेल बाजार पर अमेरिका के दबाव को बिल्कुल नहीं मानता। उन्होंने जोर देकर कह दिया कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आता। वहीं रूसी राजदूत ने कहा कि हम व्यापार कर रहे हैं और आर्थिक संबंधों का विस्तार कर रहे हैं। हाल में भारत को रूसी तेल की आपूर्ति में काफी बढ़ोतरी हुई है और हम इसे दोनों देशों के हित में आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संभावित रशिया दौरे की बात हुई तो अलीपोव ने कहा कि मॉस्को इस साल उनके दौरे का दिल से स्वागत करेगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिल से स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच हर साल शिखर वार्ता की परंपरा है और पिछले साल दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे और इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया पहुंचेंगे। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर अमेरिका के समर्थन में आया अर्जेंटीना देश ईरान की आईआरजीसी को घोषित कर दिया आतंकी संगठन। दोस्तों, मिडल ईस्ट में जारी जंग के बीच अर्जेंटीना ने बड़ा कदम उठाया है। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए ईरान के प्रमुख सैन्य संगठन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। मंगलवार को राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि की गई है। दोस्तों, दरअसल आईआरजीसी ईरान की एक विशेष सैन्य इकाई है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में इस्लामी शासन व्यवस्था की रक्षा करना है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया आईआरजीसी के बारे में कि अब ईरान की सत्ता वही संभाल रही है। अब ऐसे में अर्जेंटीना ने यह फैसला इस समय लिया है जब संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार अपने सहयोगी देशों से आईआरजीसी के खिलाफ सख्त से सख्त रुख अपनाने की अपील कर रहा है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर माइली के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह कदम देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति के तहत उठाया गया है। दोस्तों, तो उधर आपको बता दें, ईरान युद्ध के बीच ब्रिटेन ने भी छोड़ दिया ट्रंप का साथ। कह दिया ये हमारा युद्ध नहीं, हमारा जंग नहीं, यानी ट्रंप की धमकी के आगे नहीं झुका ब्रिटेन। दोस्तों, ईरान जंग से बना ली दूरी, साथ में हॉर्मुज पर 35 देशों की बैठक बुला ली। मिडल ईस्ट में छिड़ा युद्ध अब दुनिया के दो सबसे पुराने सहयोगियों अमेरिका और ब्रिटेन के बीच दरार पैदा कर रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बुधवार को राष्ट्र के नाम एक संबोधन में साफ कर दिया कि ब्रिटेन किसी भी कीमत पर ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में शामिल नहीं होगा। स्टारमर का ये कड़ा रुख अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस तीखी बयानबाजी के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने नाटो सहयोगियों को युद्ध में साथ न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। प्रधानमंत्री स्टारमर ने साफ शब्दों में कहा कि मुझ पर चाहे जितना भी दबाव बनाया जाए या बाहर कितना भी शोर हो, मैं हमेशा वही फैसले लूंगा जो ब्रिटेन के हित में होगा। इसलिए मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि ये हमारा युद्ध नहीं है और हम इसमें नहीं घसीटे जाएंगे। जी हाँ
दोस्तों आपको बता दें स्टारमर की यह टिप्पणी सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के उन हमलों का जवाब है जिसमें उन्होंने यूरोपीय देशों को स्वार्थी बताया था। ट्रंप ने हाल ही में इटली और स्पेन द्वारा अमेरिकी लड़ाकू विमान को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने से रोकने पर नाराजगी जताई थी और नाटो से बाहर निकलने तक के संकेत दिए थे। मंगलवार को ही ट्रंप ने सीधे तौर पर ब्रिटेन को दो टूक लहजे में कहा था कि अगर ब्रिटेन इस युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं देता है तो भविष्य में अमेरिका भी उसकी कोई मदद नहीं करेगा। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ऐलान किया है कि जंग की मार झेल रहे हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए ब्रिटेन इसी हफ्ते करीब 35 देशों की एक महाबैठक की मेजबानी करने जा रहा है। प्रधानमंत्री स्टारमर ने बताया कि इस बेहद संवेदनशील बैठक की अध्यक्षता ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कूपर करेंगी। हालांकि उन्होंने बैठक के सटीक दिन का खुलासा अभी नहीं किया है। दोस्तों साथ ही साथ बता दें वहीं एलपीजी एलएनजी की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कर रही है भारत की मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीसीएस की बैठक में बताया अपना एजेंडा। आपको बता दें इजरायल ईरान जंग के बीच एनर्जी से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना भारत या यूं कहे कि भारत की मोदी सरकार कई कदम उठा रही है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक रखी गई, जिसमें बताया गया कि एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री ने आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता का जायजा लिया। उन्होंने देश में उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ तथा रबी मौसमों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने गलत सूचना और अफवाहों को रोकने के लिए जनता तक सही जानकारी का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। बैठक में कैबिनेट सचिव ने कई अहम जानकारियां दी, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों विशेष रूप से एलएनजी या एलपीजी की आपूर्ति और पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। एलपीजी की खरीद के लिए स्रोतों में विविधता लाई जा रही है, जिसके तहत अलग अलग देशों से नई आपूर्ति शुरू की गई है। इसी तरह लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी भी अलग अलग देशों से मंगाई जा रही है। दोस्तों उधर आपको बता दें इस जंग से जितना ज्यादा फर्क बाकी देशों को पड़ा है दोस्तों भारत को, फिर भी तो फर्क बहुत कम पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जानकारी आई है कि तेहरान से भारत आ रहा है ऑयल टैंकर। डोनाल्ड ट्रंप के अरमानों पर भारत ने फेर दिया पानी। दोस्तों ईरान इजराइल जंग में बदल डाली अपनी पॉलिसी। बता दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने के बाद अब भारत ने अपनी पॉलिसी में बड़ा शिफ्ट किया है और 7 साल में पहली बार ईरान से ऑयल टैंकर मंगा लिया है। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के लक्ष्य चुपचाप बदल गए हैं। भारत को कभी अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरानी तेल छोड़ना पड़ता था या यूं कहे कि छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर भारत ने तेहरान की तरफ रुख कर लिया है। एक विदेशी झंडे वाला टैंकर 4 अप्रैल तक गुजरात के दीन दयाल बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों उधर आपको बता दें संकट में फंसे बुर्किना फासो की मदद करने के लिए आगे आया अपना भारत। भेज दी 1000 टन चावल की बड़ी खेप। दोस्तों भारत ने एक बार फिर आपदा से पीड़ित देश को सहायता पहुंचाकर मानवता की मिसाल पेश कर दी है। बुर्किना फासो में इस समय राजनीतिक अस्थिरता, तख्ता पलट और सूखे जैसी जलवायु परिस्थितियों के कारण कृषि व्यवस्था चरमरा गई है। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने जानकारी देते हुए जानकारी दी कि बुर्किना फासो को कुछ राहत देने के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल भेज दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर बुर्किना फासो को 1000 मीट्रिक टन चावल की एक खेप भेज दी है। उन्होंने आगे लिखा कि इसका उद्देश्य कमजोर समुदायों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की खाद्य सुरक्षा में सहायता करना है। उधर बता दें एक तरफ जहां भारत इस जंग के समय में, युद्ध के समय में भर भर कर अपनी पूर्ति कर पा रहा है, अपनी पूर्ति तो छोड़ो दोस्तों, दूसरे देश जरूरतमंद देशों की जो आज के समय में लाचार हैं, बेबस हैं, उनकी भर भर करके मदद कर रहा है, अपने पड़ोसियों की मदद कर रहा है। लेकिन वहीं पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। दोस्तों तेल की एक एक बूंद पाकिस्तानी जनता को नसीब नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में शहबाज शरीफ की सरकार ने विदेशी एयरलाइंस को फरमान सुना दिया, कह दिया बिना तेल भरवाए मत आना, वरना इतना तेल अपने जहाज में जरूर रखना कि तुम वापस अपनी जगह जा सको। जी हाँ दोस्तों, मिडल ईस्ट में जारी संकट और ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर के बीच पाकिस्तान में एविएशन फ्यूल की कमी का खतरा बढ़ गया है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी यानी PAA ने एक अहम नोटिस यानी नोटम जारी किया है, जिसमें विदेशी एयरलाइनों को निर्देश दिया गया है कि वो
अपनी वापसी यात्रा के लिए भरपूर ईंधन अपने साथ लेकर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला जेट A1 यानी एविएशन फ्यूल की सप्लाई में आई रुकावटों की वजह से लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए देश में ईंधन की बचत जरूरी हो गई है ताकि घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वहीं बता दें, अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग में शांति दूत बना चाइना। उरुमकी में हुई शांति वार्ता, क्या थमेगा खूनी संघर्ष? बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने चाइना की मध्यस्थता में शांति वार्ता फिर शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी और तालिबान प्रतिनिधियों ने उत्तरी चीन के उरुमची में बातचीत की है। चीनी मध्यस्थता का उद्देश्य मौजूदा लड़ाई को खत्म करना है। हालांकि पाकिस्तान या अफगानिस्तान ने अब तक ऐसी किसी बातचीत की घोषणा नहीं की है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले कई वर्षों से सीमा संघर्ष जारी है। इस लड़ाई में बड़ी संख्या में आम लोगों की मौतें हुई हैं, जिनमें अफगान नागरिकों की मौत की संख्या ज्यादा है। दोस्तों, उधर आपको बता दें, देश में कल से ही जनगणना की पहली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद जनगणना की पहली प्रक्रिया का फॉर्म ऑनलाइन भर दिया है। दोस्तों, कल देश के 3 दिग्गजों ने अपने फॉर्म भरने के साथ इसकी शुरुआत कर दी। राष्ट्रपति ने जनगणना में भाग लेते हुए अपनी तस्वीर साझा की और लिखा कि राष्ट्रपति भवन में जनगणना 2027 के लिए भारत सरकार की सेल्फ एनमरेशन यानी स्वह गणना पहल में राष्ट्रपति ने भाग लिया। ये जनगणना पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है। दोस्तों, अपना फॉर्म खुद भरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने अपनी स्वह गणना पूरी कर ली है। आज जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो रही है, जो मकानों की सूची बनाने और आवास संबंधित कार्यों से जुड़ा हुआ है। ये पहली बार है जब जनगणना के लिए डेटा संग्रह डिजिटल माध्यमों से किया जा रहा है। यह भारत के लोगों को अपने घर परिवार का विवरण स्वयं दर्ज करने का अधिकार भी देता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वो भारत के लोगों से अपील करते हैं कि वे अपने घर परिवार का विवरण स्वयं दर्ज करें और जनगणना की प्रक्रिया में भाग लें। गृह मंत्री अमित शाह जी ने आगे कहा कि आज से आरंभ हो रही जनगणना की पहली प्रक्रिया आवास गणना के तहत अपने दिल्ली स्थित आवास पर स्वह गणना का फॉर्म भरा। भारत की विकास यात्रा को गति देने और प्रत्येक देशवासी तक सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने में इस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जल्द ही जनगणना की टीम आपके घर भी आएंगी। आप भी इस राष्ट्रीय दायित्व में पूर्ण सहयोग करते हुए मांगी गई आवश्यक जानकारियां प्रदान करें। यानी कि दोस्तों, जनगणना की टीम आपके घरों पर आएगी और वो जानकारी आपसे लेने का प्रयास करेंगे, तो आप वहां अपनी जानकारी देकर के भारत सरकार के कामों में आसानी ला सकते हैं दोस्तों, ताकि उनके पास आपका रिकॉर्ड रहे और कोई भी अभियान या कोई भी योजना लाने में सरकार सफल हो सके। दोस्तों, उधर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां चुनाव आयोग ने मीर जाफर के वंश से जुड़े करीब 340 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। इस फैसले के बाद अब इस पूर्व शाही परिवार की 15वीं पीढ़ी के सदस्यों पर अपनी नागरिकता साबित करने का दबाव आ चुका है। ये मामला तब सामने आया है जब लाल बाग के बूथ नंबर 121 की नई सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की गई। सूची में 82 वर्षीय सैयद रजा अली मिर्जा और उनके बेटे का नाम भी शामिल है, जो तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा म्यूनिसिपल काउंसलर हैं। इस खबर के आने के बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई है। दोस्तों, लगे हाथों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।